हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के डी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और रिलेशन हमने कंप्लीट कर ली है। रिलेशन के ऊपर 3 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है इस चैनल के साथ तो वो पहले वो तीनों लेक्चर देखे, क्योंकि जिसने रिलेशन अच्छे से पढ़ी है उसी को फंक्शन समझ में आएगा। बिकॉज जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन की ही पार्ट है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फंक्शन है। ये मैंने लिख रखा है। फंक्शन है क्या, ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को समझने से पहले एक बार मैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स बताऊंगा आपको, पहले उनको समझिए, फिर आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वो टर्म्स ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, रिलेशन के बारे में ही बताऊंगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है x और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। एक सेट है y जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक रिलेशन है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x belongs to x set, y belongs to y set and y is equal to x plus 5। ये रिलेशन है, यानी कि हमारे रिलेशन में वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जहां पहला एलिमेंट पेयर का पहला एलिमेंट x सेट से हो, दूसरा एलिमेंट y सेट से हो और y यानी कि दूसरा एलिमेंट बराबर हो x प्लस 5, यानी पहले से 5 ज़्यादा। तो x अगर यहाँ 1 होगा तो y हमारा 6 होगा बेटा, x 2 होगा तो y 7 होगा, 3 होगा तो y 8 होगा, 4 है तो y 9 होगा और x अगर 5 है तो y 10 होगा। मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की। अच्छा, ऐसा रिलेशन डिफाइन होती है। अब जरा ध्यान दें, मैं कुछ छोटी छोटी टर्म बता रहा हूँ। क्या क्या? एक इमेज क्या होती है और एक प्री इमेज क्या होती है। बहुत आसान चीज़ें हैं, इमेज और प्री इमेज। ध्यान से देखिए, जिस सेट से पहला एलिमेंट लिया जाता है, ये पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट लिया मैंने x, तो x ने किसके साथ पेयर बनाया? y के साथ। तो ये जो y है ना, ये x की इमेज कहलाएगी। यानी 1 ने पेयर किसके साथ बनाया? 6 के साथ। तो 6 क्या कहलाएगा बेटा? 6 कहलाएगा इमेज ऑफ 1। इस हिसाब से 7 क्या कहलाया बेटा? 7 किसकी इमेज है? 2 की। तो 7 को मैं बोलूँगा इमेज ऑफ 2। 10 किसकी इमेज है? 5 की। तो 10 बोला जाएगा इमेज ऑफ 5। समझ गए होगे आप इमेज किसको बोलते हैं। तो इमेज क्या हुआ बेटा? यहाँ अगर इस फंक्शन की बात करूँ तो मैं जनरली बोलूँ तो y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। ये जो y है, ये सेकंड एलिमेंट, ये पहले की इमेज कहलाता है। सिंपल। उसका उल्टा प्री इमेज हुआ। अब जैसे 1 की इमेज है 6, तो अगर उल्टा देखूं तो 6 की प्री इमेज, कि भाई 6 किसकी इमेज है? 1 की। तो 6 की प्री इमेज कहलाएगी 1। यानी 1 को क्या कहूंगा बेटा? 1 को बोलूंगा मैं प्री इमेज ऑफ 6। यानी ये जो x है ये y की प्री इमेज कहलाता है। जैसे 4 है, 4 किसकी प्री इमेज है? 9 की। तो 4 को क्या कहूँगा बेटा? प्री इमेज ऑफ 9। प्री इमेज ऑफ 9। तो इमेज, ये एलिमेंट कहलाएंगे इमेज और ये कहलाएंगे प्री इमेज। यानी पेयर का पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे की प्री इमेज होती है और जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले की इमेज होती है। सिंपल। तो प्री इमेज का क्या कहूं बेटा? x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल। इमेज
प्री इमेज। तो बच्चों मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, अभी फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया है, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पूछूं कि 11 की प्री इमेज क्या है, तो 11 की यहाँ कोई प्री इमेज नहीं है, 11 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ ले लूँ मान लीजिए 8, तो x को मैंने 8 लिया, तो यहाँ जरा x को 8 रखिए, तो y कितने के बराबर हुआ भाई, y इज इक्वल टू है x प्लस 5, x को मैंने 8 ले लिया, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो 8 की इमेज होनी चाहिए 13, लेकिन यहाँ 13 नहीं है, तो इसका मतलब 8 की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो इस रिलेशन में देखिए पेयर क्या क्या बने। इस रिलेशन R के चलते जो पेयर बने उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये पेयर बने 1 6 1 6 2 7 2 7 3 8 3 8 4 9 और 5 10, ये पेयर बन गए इस रिलेशन के चलते। उसके बाद ध्यान दें बेटा, 8 ने किसी के साथ पेयर नहीं बनाया, 11 और 12 ने भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाया, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, 8 की कोई इमेज नहीं है। ये थी R एक रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद एक टर्म आई बेटा डोमेन। क्या टर्म आई बेटा, डोमेन। ये बहुत काम आएंगे पूरे फंक्शन में, बस एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोमेन एक टर्म है रेंज और एक है कोडोमेन। कोडोमेन, तो देखिए बेटा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। डोमेन क्या होती है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जिनकी दूसरे सेट में इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी वो x जिनके लिए y एग्जिस्ट करता है, उन्हें डोमेन कहते हैं। बाकी डोमेन और रेंज को बहुत अच्छे से समझना हो तो ये +1 का टॉपिक है बेटा, और +1 के वीडियो हैं मैंने डाल रखे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, वहाँ डोमेन और रेंज को स्पेशली डिस्क्राइब किया गया है। 2 से 3 लेक्चर हैं, आप वो भी देख सकते हैं अगर किसी को डोमेन और रेंज को बहुत अच्छे से समझना है तो अभी मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। तो बेटा यहाँ डोमेन क्या आई, 1 2 3 4 5, सिर्फ इन्हीं की इमेज एग्जिस्ट करती है उस तरफ। उसके बाद अगर रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज क्या है बेटा, जिन जिन की इमेज एग्जिस्ट करती है वो सारे एलिमेंट जो इमेजेस हैं वो रेंज कहलाएंगे, यानी जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी जो पेयर में शामिल है वो रेंज कहलाए इस सेट के एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट। तो रेंज क्या हुई बेटा, 6 7 8 9 10। दूसरे शब्दों में बात करूं तो मैं ये कहूँगा वो सारे y जिनके लिए इस तरफ x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बेटा किस किस के लिए x एग्जिस्ट करता है, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। बहुत बढ़िया। 11 और 12 के लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं करता, तो 11 और 12 इस रिलेशन के चलते रेंज में नहीं आएंगे। उसके बाद आया बेटा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, ये जो सेकंड सेट है पूरा जहां प्री इमेज इमेज एग्जिस्ट करती है, ये जो सेकंड सेट है पूरा का पूरा, ये कोडोमेन कहलाएगा, चाहे किसी की प्री इमेज हो या ना हो, कोई पेयर में शामिल हो या ना हो। यानी 6 से लेके 12 तक, 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सारे के सारे कहलाएंगे कोडोमेन। तो देखिए हमने डोमेन क्या होती है समझ लिया, रेंज क्या होती है समझ लिया, कोडोमेन क्या होती है समझ लिया, इमेज और प्री इमेज क्या होती है। ये अब तक मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की। अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। व्हाट इज ए फंक्शन। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन एक रिलेशन को ही कहते हैं, लेकिन कौन से रिलेशन, वो रिलेशन किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उसे हम फंक्शन कहते हैं, तो वो जरा सुनिएगा। ये रिलेशन है, फंक्शन कौन सी रिलेशन होती है, जहां ये जो पहला सेट है जहां से पहले एलिमेंट लिए जाते हैं, पेयर का जहां से पहला एलिमेंट लिया जाता है, इस सेट का जब हर एक एलिमेंट पेयर बनाए, यानी हर एलिमेंट की इमेज हो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जैसे यहां 8 है जिसकी कोई इमेज नहीं है, ये रिलेशन तो है, लेकिन ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते। फंक्शन कब कहते हैं बेटा,
फंक्शन तब कहेंगे बच्चों जब पहले वाले सेट का, जहां से पेयर का पहला एलिमेंट लिया जाता है, इस सेट का हर एक एलिमेंट इमेज बनाए, यानी 8 जो है उसकी इमेज बननी चाहिए। चलिए मान लीजिए अब इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 है ही नहीं, इसमें सिर्फ 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट हैं। ठीक है भाई, तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि हर एलिमेंट, ये जो रिलेशन दे रखी थी, इस रिलेशन में पहले सेट का हर एलिमेंट है उसकी इमेज है। एक बात। दूसरी बात, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब है एक एलिमेंट एक के साथ ही पेयर बना सकता है, एक से ज़्यादा पेयर नहीं बना सकता। मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है, पहले सेट का जो एलिमेंट है, कोई भी इनमें से ले लीजिए, वो सिर्फ एक पेयर बनाएगा, किसी एक के साथ पेयर बनाएगा, एक से ज़्यादा पेयर नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए 5 ने 10 के साथ भी पेयर बना लिया, 5 ने 11 के साथ भी बना लिया, कोई भी रिलेशन हो सकती है उसके चलते। 5 ने 10 के साथ भी बनाया, 5 ने 11 के साथ, तो यहाँ 5 की 2 इमेज हैं, 10 भी 11 भी, और हम कहते हैं कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज मतलब एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रिलेशन क्या कहलाएगी? फंक्शन कहलाएगी। तो कौन सी रिलेशन फंक्शन कहलाएगी? जहां पहले सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। दोनों कंडीशन आ गई है इसमें, हर एक एलिमेंट की इमेज हो और कैसी इमेज हो? यूनिक इमेज हो। तो ऐसी रिलेशन को हम फंक्शन कह देते हैं। तो बेटा फंक्शन क्या हुआ? ये जो मैं पेयर बना रहा हूं ना बेटा, इसको रिलेशन कह लो, मैपिंग भी बोल देते हैं। देखिए इसको मैपिंग बोल देते हैं। मैपिंग हो रही है 1 की 6 के साथ, 2 की 7 के साथ, 3 की 8 के साथ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम x टू y। भाई देखिए रिलेशन है वो 2 सेट्स पे डिफाइन होती है, या तो a से b पे, या x से y पे, या जैसे रियल टू रियल होता है तो हम जर्नल जब नाम लेते हैं तो a से b ले दिया या x से y। तो फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम x टू y सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x, ईच एंड एवरी मतलब x सेट का हर एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन y, हैज ए यूनिक इमेज इन y। तो ऐसे रिलेशन जहां पहले सेट के हर एक एलिमेंट की दूसरे सेट में यूनिक इमेज हो, यानी कि हर एक एलिमेंट की मतलब यहां कोई भी बचना नहीं चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। दूसरी बात, एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए, बस इतना देखना है और कुछ भी नहीं देखना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 8 लिख रखा था, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। भाई पहले सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ बच गया, 8 है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर ऐसा आ जाए तो 5 ने 10 के साथ भी पेयर बना दिया और 5 ने 11 के साथ, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ 5 की यूनिक इमेज नहीं है, 5 की तो 2 इमेज होगी, 10 भी और 11 भी। अब ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते। कौन से रिलेशन को फंक्शन कहते हैं? सिर्फ जहाँ हर एलिमेंट की इमेज हो, यहाँ पहले वाले हर एक एलिमेंट की इमेज हो और एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी हमारे सामने, ऐसी कंडीशन आ गई कि 4 और 5 दोनों ने एक ही एलिमेंट 9 के साथ पेयर बना लिया, और अब मैं पूछूं क्या ये फंक्शन है? तो बिल्कुल है, यस इट इज ए फंक्शन। कैसे बेटा? देखिए ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y। x का हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा, बिल्कुल बना रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 सब की इमेज है। एक एलिमेंट केवल एक इमेज बनाएगा। यहाँ देखिए 1 की सिर्फ एक इमेज है 6 के साथ, 2 की एक इमेज है 7 के साथ, 3 की एक इमेज है 8 के साथ, 4 की एक इमेज है सिर्फ 9 के साथ, उसके अलावा किसी के साथ है नहीं। 5 की सिर्फ एक इमेज है 9 के साथ। यानी कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं, कोई बात नहीं है।
एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती कि 5 9 5 10 5 11 5 12, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ 4 की सिर्फ एक इमेज है 9, 5 की एक इमेज है 9, यानी कि यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है, तो ऐसा भी फंक्शन कहलाएगा। अब मैंने हर टाइप को कवर कर दिया है, कब कब फंक्शन कहलाएगा, कब कब नहीं। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं जब भी फंक्शन वर्ड यूज़ करूँगा तो ये जो पहले वाला सेट है, ये पूरा का पूरा जो सेट है बेटा, ये डोमेन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? डोमेन किसको कहते हैं? पहले सेट के वो एलिमेंट जिनकी इमेज है उस तरफ, उनको डोमेन कहते हैं। तो अब देखिए जरा, अगर ये फंक्शन है तो यहाँ के सभी एलिमेंट्स की उस तरफ इमेज होगी। अगर कोई एक रह गया जिसकी उस तरफ इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन कहला सकती है, फंक्शन नहीं। तो अगर ये रिलेशन एक फंक्शन है तो पहले वाला जो सेट है जिसको हमने x नाम दिया है, इस सेट का हर एलिमेंट रिलेट करेगा कम से कम एक y के साथ। तो प्यारे बच्चों, अगर पहले वाला सेट एक फंक्शन है तो यहाँ हर एलिमेंट की इमेज होगी, और अगर हर एलिमेंट की इमेज है तो हर एक एलिमेंट डोमेन में भी आएगा। इसका मतलब जब भी अब हम फंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे तो हम इसे हमेशा डोमेन सेट कहेंगे। अब मैं इसको पहले वाला सेट या एक्स सेट नहीं कहूँगा, अब आगे से मैं जब तक फंक्शन पढ़ाऊँगा इस सेट को डोमेन सेट कहूँगा। और ये मैं काफ़ी हद तक क्लियर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये डोमेन सेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कोडोमेन ही बोलेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो। तो इसको मैं हमेशा, आप फंक्शन जब तक पढ़ेंगे इसको कोडोमेन और इसको डोमेन पढ़ेंगे। बस डोमेन मतलब पहला सेट फिक्स हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट सेट जहाँ से पहला एलिमेंट उठाया जहाँ डोमेन है, नहीं। फंक्शन अगर है तो पहला जो सेट है वहीं डोमेन है। तो चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं फंक्शन के कि कब कोई रिलेशन फंक्शन है। ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ, एक बार कहो तो डेफिनेशन चलिए लिख ही देता हूँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए। तो फंक्शन क्या है आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, या ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम x to y, मतलब ए रिलेशन फ्रॉम x to y such that for every x belongs to x set, यानी x सेट यानी पहले सेट का हर एक एलिमेंट has a unique image in y सेट, यानी डोमेन सेट हो गया पूरा का पूरा x सेट के हर एलिमेंट की y सेट में एक यूनिक इमेज अगर है तो ये फंक्शन कहलाएगी। ये रिलेशन क्या कहलाएगी? फंक्शन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग फंक्शन को समझ गए होंगे व्हाट इज ए फंक्शन। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। कुछ एग्जांपल लिए मैंने। मान लीजिए ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, एक सेट है बी हमारे पास 6 7 8। तो मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, हम देखेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे R1 एक रिलेशन लिखी मैंने 1 6 2 6 3 7। एक रिलेशन लिखी R2 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ R2 इज इक्वल टू 1 6 2 6 3 6 4 7। एक रिलेशन हम लिख देंगे कोई भी, R3 लिख लीजिए। R3 हुई हमारे पास मान लीजिए 1 6 1 7 2 8 3 8 और 4 7। ये देखिए, अब हम चेक करेंगे कि कौन सी रिलेशन फंक्शन है और कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ देखिए फंक्शन
किस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे? ये सारे के सारे ऐसे रिलेशन है जहाँ पहला एलिमेंट ए सेट से लिया गया है, दूसरा बी से, यानी कि ये सारे सारे ए टू बी हैं, फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से डोमेन मिलेगी, यहाँ से रेंज मिलेगी। तो बेटा अगर पहले सेट के हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में यूनिक इमेज रखते हो तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। मतलब 1 2 3 और 4 आप देख सकते हैं, ये ए सेट है, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4, ये बी सेट है हमारे पास 6 7 8। यहाँ देखिए 1 6, 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 की कोई इमेज नहीं है, उस तरफ कोई इमेज नहीं है। और अगर कोई एक एलिमेंट भी रह गया जिसकी कोई इमेज नहीं हो तो हम उस मैपिंग को फंक्शन नहीं कहते। तो ये एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पहला सेट है हमारे पास ए, दूसरा सेट है बी। ए सेट है 1 2 3 4, ये है 6 7 8। यहाँ पेयर देखिए 1 6 2 6 3 6 और 4 का पेयर बन रहा है 7 के साथ। यहाँ देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इमेज। यहाँ देखिए 1 की सिर्फ एक इमेज है 6, 2 की सिर्फ एक इमेज है 6, 3 की सिर्फ एक इमेज है 6 और 4 की सिर्फ एक इमेज है 7। तो ना तो कोई एलिमेंट बच रहा है और ना ही किसी की दो इमेज है। आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, किसी की भी दो इमेज नहीं है। सो यस इट इज़ ए फंक्शन, यस इट इज़ ए फंक्शन। ये फंक्शन है भाई दोस्तों, आसान है बिल्कुल। यहाँ देखिए, इसकी अगर मैं बात करूँ R3, तो यहाँ देखिए बेटा 1 का पेयर भी 6 के साथ। अब जरा इसको साफ कर लेते हैं और इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ बनाता हूँ इसके पेयर, ए सेट बी सेट 1 2 3 4। यहाँ पे 5 नहीं है, 6 7 8, 1 6 1 7 2 8 3 8 4 7। यहाँ 1 के दो पेयर हो गए, 1 का 6 के साथ भी और 1 का 7 के साथ भी। किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की दो इमेज है तो वो रिलेशन तो कहलाएगी बट फंक्शन नहीं, क्योंकि बेटा फंक्शन में एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो सकती है, ना कि एक से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन नहीं है। तो बस इतना सा देखना, अगर ऐसे आ जाए तो पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले वाला अगर रिपीट हो गया मतलब इसकी दो इमेज हैं, 6 भी और 7 भी। बाद वाला भले ही रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं। तो मैंने आपको फंक्शन क्या होता है बताया, उसकी डोमेन, उसकी रेंज। तो डोमेन तो जो पहला सेट है ना, अगर वो फंक्शन है, अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो जो पहले वाला सेट है उसके हर एलिमेंट की इमेज होगी, तो वही डोमेन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटा आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की। तो मैक्सिमम जो टाइप हैं वो +1 में कवर हो जाती हैं, मैक्सिमम टाइप। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये हम लोग +1 में बहुत कम कवर करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा और एक लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। उसका ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, इन तीनों चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ पे भी, डोमेन पे भी और रेंज पे भी, इन तीनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, बाकी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये सब के सब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये +1 में पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन और उसके ग्राफ, उनकी डोमेन, उनकी रेंज। तो इसी चैनल पे आपको +1 के टोटल वीडियो मिलेंगे बेटा, वहाँ आप जाके टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ सकते हो। मैं आज आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, फंक्शन में आज हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? फंक्शन को जर्नली f से लिखते हैं। तो ये फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये डोमेन, ये कोडोमेन, इसमें से रेंज निकालेंगे हम। ये डोमेन, ये कोडोमेन। ए फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू a की पावर x। fx इज इक्वल टू a की पावर x। अब a क्या है, इस पे जरा ध्यान दें। वेयर, जहां
ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए कॉन्स्टेंट है, 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंटों में भी हो सकता है, ये 2.1 2.2 2.3 कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान दें ए एक तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एक ये 1 के बराबर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसे फंक्शन जहां, ध्यान दे बेटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। पावर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं ना। तो आपको पता है फंक्शन में जो मेन चीज है वो वेरिएबल होती है। यहां वेरिएबल कहां प्रेजेंट है? एक्सपोनेंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जहां वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, यानी पावर में हो। सो प्यारे बच्चों, एक ऐसा फंक्शन किस टाइप का? a की पावर x, जैसे 5 की पावर x, 10 की पावर x, 7 की पावर x, ऐसा फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जहां a क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा होगा, पहली बात, और a इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। चलिए अब इसकी डोमेन की बात करता हूं, इसकी रेंज की बात करता हूं मैं, डोमेन भी और रेंज भी। तो डोमेन और रेंज एक तो ग्राफ से भी मिल जाती है, पहले हम जर्नल भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्राफ में से भी निकाल के लेके आएंगे डोमेन रेंज को। डोमेन होती क्या है? तो जिस भी बच्चे ने अच्छे से डोमेन का कंसेप्ट पढ़ रखा है उसको अच्छे से पता है डोमेन क्या है। ये फंक्शन है रियल नंबर टू रियल। तो जब मैंने फंक्शन ही बोल दिया तो पहला पूरा सेट डोमेन कहलाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रूव कर देता हूं, डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए y एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने का मतलब y की वैल्यू फाइनाइट आती है। तो y बोले तो fx, इसी चीज को y कहते हैं हम, इसको ही क्या कहते हैं? y। यानी जब जब ये फाइनाइट होगा वो x डोमेन कहलाएगा। आप x की जगह कोई भी नंबर रख लीजिए, आप देखिए x को रखिए, मान लीजिए 5 रखा, तो a की पावर 5, पॉजिटिव नंबर की पावर 5 है, रियल होगी, रियल वैल्यू आएगी, यानी एग्जिस्ट करेगी। आप x को माइनस का रख दीजिए, यानी a की पावर -5, तो 1/a की पावर 5, ये भी रियल होगी। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी कितनी भी पावर करो, ये 0 तो आना सर, पॉजिटिव ही आएगा। माइनस की रख लो, प्लस की, किसी की पावर 0 करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब x को आप कोई माइनस का नंबर ले लीजिए, प्लस का ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, x को, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर। यानी x को मैं कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूँ, प्लस का, माइनस का, कुछ भी रख सकता हूँ, तो इसकी डोमेन हो गई रियल नंबर। उसके बाद अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी बच्चों? एक पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3, अब इसकी पावर +15 कर लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आई। कोई माइनस की पावर रख लीजिए इसकी -15, तो ये होगा 1/3 की पावर 15, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, बट पॉजिटिव आएगी। इसकी पावर आप 0 कर लीजिए, किसी की भी पावर 0 1। तो कुल मिला के मैं अगर देखूं कि जब बेस पॉजिटिव है, बेस कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, लिख रखा है साफ, ये जो बेस है a, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ये 1 भी नहीं होगा, बट 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, जब बेस पॉजिटिव है तो पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो y की वैल्यू है उसी को रेंज कहते हैं, कि भाई जब मैं x को रखूंगा तो y कहां से लेके कहां तक आएगा, ये रेंज होती है। तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा? पॉजिटिव रियल नंबर, यानी ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। 0 भी नहीं होगी इसकी वैल्यू, 0 से बड़ी होगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसकी डोमेन, इसकी रेंज। आज मैं ना आपको इसका ग्राफ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्सपोनेंशियल को समझना और एक लोगरिथमिक फंक्शन को समझना। एंटी होते हैं एक दूसरे के, इसलिए एक साथ उठाया है इस टॉपिक को। 2 केस बनाते हैं, देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? a की पावर x। a क्या होगा? 0 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 2 इंटरवल हो गए। ध्यान से देखिए, 2 केस हो गए। केस 1 तो ये हो गया कि जब a 1 से बड़ा हो, भाई 1 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो एक तो 1 से बड़े। और केस 2 हो गया हमारे पास, केस सेकंड हो गया कि जब ये 0 से तो बड़ा हो, वो तो है ही,
बट 1 से छोटा हो, यानी 0 से 1 के बीच में, 1 हो नहीं सकता, 1 से बड़े बड़े। तो दोनों केसेस में अलग अलग ग्राफ बनेगा। देखिए जब a 1 से एक बड़ा नंबर हो तो इसका ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान रहेगा ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है आएगी आप लोगों को। देखिए इसके ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले आप यूं देखिए कि ये जो ग्राफ है बेटा, x यहाँ 0 होता है, फंक्शन है मेरा fx यानी कि y कहूँगा इसे, y इज इक्वल टू a की पावर x, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a की पावर x को रखो 0, x को रखो 0, तो y बराबर आया a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 यानी कि 1। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 है बेटा, ये 1 है, ठीक है। ये बढ़ती जाएगी 2 3, यहाँ x और y दोनों 0 हैं, यहाँ x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, ये y नेगेटिव है, -1 -2 -3। अब जरा गौर से देखें, इसकी टेबल बनाता हूँ। y इज इक्वल टू a की पावर x, टेबल देखिए एक बार, टेबल तो नहीं कहूँगा इसे, मैं पूरा इंटरवल बनाता हूँ। देखिए एक बार, तो y इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, केस सेकंड बाद में लेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ पहले केस की बात कर रहे हैं, इसको बाद में लेंगे। x जब 0 के बराबर है, x क्या है बेटा, 0 के बराबर, तो a की पावर 0 1 आ गया, इसका आंसर रहेगा 1। और जब x 0 से बड़ा है, जब x क्या है बेटा, 0 से बड़ा, अब जरा ध्यान दें, a मैंने क्या लिया बेटा, 1 से बड़ा नंबर लिया, 1 से बड़ा जैसे मान लो 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया। अब जैसे 0 से बड़ा मतलब 3 की पावर कितनी कर लो भाई, आप कर लो 3 की पावर कुछ भी करो, जैसे मान लीजिए आपने कर ली 2 तो आंसर आया 9, 3 की पावर कर ली 3 तो आंसर आया 27, 3 की पावर आपने 4 कर ली तो आंसर आया 81। यानी x को जितना बढ़ाओगे 0 के बाद, 0 से बड़ा x, यानी x को जितना बढ़ाओगे, ध्यान देना बेटा इस बात पे, x को जितना बढ़ाओगे 2 3 4, यहाँ x बराबर 2 लिया भाई, यहाँ x बराबर 3 ले लिया, x बराबर 4 ले लिया, a क्या कहा मैंने, 1 से बड़ा नंबर है तो की बात है, x को जितना बढ़ाओगे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप a को मैंने कहा 1 से बड़ा जरूरी नहीं 3 लो, आप 2 लेके देख लो, देखो 2 की पावर 2, फंक्शन ले लिया 2 की पावर x को 2 रखा, 2 की पावर 2 कितना 4, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 4 कितना 16। यानी x को जितना बढ़ाओगे, पावर को जितना बढ़ाओगे उतनी ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, पावर को जितना बढ़ाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब 0 के ऊपर तो a की पावर x हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि किसी की भी पावर a कुछ भी हो, फिर 3 हो 2 हो 5 हो 10 हो, कुछ भी हो, ये a चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। अब अगर इसकी पावर को मैं बढ़ाता हूँ, 0 से बड़ी पावर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी, यानी y इज ग्रेटर देन 1। ये जो y है वो 1 से बड़ा आएगा, यहाँ इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ ग्रेटर देन 1 आएगा। y जो है उसकी जो वैल्यू है बेटा, यानी यहाँ लिख सकता हूँ मैं y इज ग्रेटर देन 1, यहाँ हमारा y आएगा इक्वल टू 1। और अगर मैंने ले लिया x को लेस देन 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, यानी इस पावर को ना नेगेटिव नंबर ले लिया मैंने। जैसे मान लीजिए मैंने पावर ले ली x बराबर -2, तो भाई जैसे ये था 3 की पावर -2 करो तो 1/3 की पावर 2 यानी 1/9। x बराबर लिया -3, यानी 3 की पावर -3 करो तो 1/ नीचे करूँगा तो पावर ऊपर माइनस की है, नीचे प्लस की हो गई, यानी 1/27। x की पावर -4 करूँगा तो 1/81। तो मैंने एक चीज़ तो देख ली भाई, जितनी पावर को छोटी लूँगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितनी छोटी पावर लूँगा वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, यानी कि यहाँ y 1 से छोटा रहेगा। y क्या रहेगा बेटा, 1 से छोटा। मैं a के लिए बना रहा हूँ और a कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट मुझे इतना पता है जो भी नंबर a जो 1 से बड़ा है, जो 1 से
बड़ा है वो इस रूल को फॉलो करेगा। एक से बड़ा नंबर है, उसकी जितनी पावर बढ़ाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितनी पावर घटाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो अभी देखिए इसका ग्राफ कितना है, ध्यान से देखिए। जब x है 0 तो इसकी वैल्यू है 1। अब जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, तो हमने प्रूव किया जैसे जैसे x 0 से बड़ा वैल्यू 1 से बड़ी। अब 1 से बड़ी मुझे नहीं पता किस रेट से बढ़ेगी, बट मुझे इतना पता है जैसे ही 1 से आगे बढ़ूंगा तो वैल्यू y की वैल्यू 1 से ऊपर जाने लगेगी, यानी ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे इस तरफ आऊँगा -1, -2, -3, तो छोटी वैल्यू हो रही है। देखो एक बार 1/9, 1/27, 1/16 इनकी हो जाएगी 1/4, 1/8, 1/16। अगर ये -2, -3 और -4 ले लूँ तो 1/4, 1/8, 1/16 वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी और ये ऐसे आएगी, बट रहेगी पॉजिटिव। ये ग्राफ आ गया किसका? y = a⁻x का। कब? अगर a > 1 हो तो ये ग्राफ रहेगा। अब देख लो आप, डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y एग्जिस्ट करे। x को कुछ भी ले लो, +∞ तक -∞ तक, वैल्यू हमेशा रियल आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है। रेंज होती है y की वैल्यू, y देखिए x एक्सिस से ऊपर है, 0 भी कभी नहीं हो रहा, यानी पॉजिटिव नंबर, वही हमने लिखी थी रेंज, डोमेन और रेंज। तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। उसके बाद दूसरे फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। तो ये एक ग्राफ हो गया हमारे पास -1, -2, ये ग्राफ आ गया, ये हमारा y बराबर हो गया 1। ठीक है, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड मतलब जब हमारा a 0 से 1 के बीच में हो। 0 से 1 के बीच में मतलब जैसे 1/2, जैसे 1/2। एक एग्जांपल ले लिया, 1/2 की पावर x, यानी तरीके से देखो तो 1/2 की पावर x। अब देखो इसमें भी वही केस बनेंगे बेटा, fx यानी कि y बराबर होगा, y की वैल्यू निकालेंगे कब? नंबर 1, इफ़ x इज़ <0, इफ़ x इज़ = 0, इफ़ x इज़ > 0। मतलब वो सारे x जो 0 से बड़े हैं, वो सारे x जो 0 से छोटे हैं। भाई किसी की भी पावर 0 करो तो आंसर आएगा 0, यानी y बराबर कितना आ गया? 0। x जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब माइनस का, ध्यान से देखें बेटा, x 0 से छोटा है, -1 ले लो तो आंसर आया 1/2 की पावर -1, जो ऊपर जाके हो गई 2 की पावर +1 यानी कि 2। x आया -2 तो 1/2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर -2, जो ऊपर जाके होगी 2 की पावर 2 यानी कि 4। x बराबर -3 तो यह है 1/2 की पावर -3, क्योंकि फंक्शन क्या है? ये है, क्योंकि a जो है यहाँ a वो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस टाइप के नंबर है, यानी 1/2, 1/3, 1/4। तो ऐसे कोई भी नंबर हो 2/3 जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, उसकी नेगेटिव पावर करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर पॉजिटिव ऊपर चली जाएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ भी आप देखोगे तो 2 की पावर नीचे -3 है, जो ऊपर जाके +3 होगी 8। तो मैं देख रहा हूँ x को यानी कि पावर को जितना घटाओगे -1, -2, -3, इसकी वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू। देख रहे हो आप, इसको घटा रहे हो, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी x 0 से छोटा लोगे तो y आएगा >1। सॉरी भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, x जब 0 लूँगा तो किसी की भी पावर 0 क्या रहेगा बेटा? 1 के बराबर। तो ये 1 से बड़ा आएगा, 100% 1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 1/2, 1/3 कुछ भी ले लो, इसकी पावर -1 की, वो ऊपर जाके +1 होगी, तो रेसिप्रोकल हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। जब मैंने लिया x को 0 से बड़ा, x को 0 से बड़ा लिया भाई मैंने, 0 से बड़ा मतलब जैसे ले लेते हैं 1, 2, 3, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। a कोई भी नंबर है, बस वो 0 से 1 के बीच में है। 1 लिया तो 1/2 की पावर 1, 1/2, 1/2 की पावर 2 करोगे तो 1/4, 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8। यानी x को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा y की वैल्यू घटती चली जाएगी, और छोटी आएगी। जितनी x की पावर बढ़ेगी y उतना घटेगा, यानी कि y जो है वो <1 होगा, 1 से
छोटा छोटा आएगा। तो ज़रा ध्यान दें, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ और बनाते हैं अलग से। देखिए बेटा, इसका ग्राफ देखिए, छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ x भी 0 y भी 0, यहाँ x 1 2 3, यहाँ -1 -2। ध्यान दें, x बराबर 0 पे y कितना 1, ये रहा। जब x 0 से छोटा है तो y 1 से बड़ा बड़ा रहेगा। x जब 0 से छोटा, जितना छोटा रखेंगे y 1 से बड़ा, उतनी ही y की वैल्यू आएगी। और जैसे ही x को बढ़ाएंगे, x जब 0 से बड़ा होगा, जितनी बड़ी पावर लोगे, जैसे 1/2 है, इसकी पावर 4 करो 1/16, और 1/2 की पावर 8 कर दो 1/512 या 1/256, ये आएगी वैल्यू। 1/16 8 पावर की मैंने 4 से, यानी पावर को बढ़ाया तो वैल्यू और भी घट गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पावर बढ़ाऊंगा x की, उतनी ही वैल्यू घटती चली जाएगी, ऐसे घटती चली जाएगी। ऐसा ग्राफ बनेगा। जब भी मेरा a 0 से 1 के बीच में होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब भी मेरा a 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जहाँ जो कैसे किसके बराबर हो, a की पावर x के, जहाँ a जिसको बेस कहते हैं, ये क्या हो बेटा, 0 से बड़ा पहली बात, और 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो 0 से बड़ा बट 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो दो केस बना दिए यहाँ हमने। जब जब a 1 से बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और जब भी a 1 से छोटा बट 0 से तो बड़ा होना ही है, ऐसा रहेगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी इस केस में जब a 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। जैसे जैसे मैं x को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे y घटता चला जाएगा। और यहाँ देखिए, जब a 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। जैसे जैसे x को बढ़ाऊंगा y बढ़ता चला जाएगा। बाकी दोनों ही केसेस में डोमेन रियल नंबर है और रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। 0 शामिल नहीं होगा, 0 कभी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। वो बिल्कुल इसका उल्टा है बच्चों, बिल्कुल उल्टा है इसका। जैसे 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 मैं बात करूं, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता लॉग का मतलब ही क्या होता है। बहुत से बच्चे लॉग को सिर्फ रटते हैं, टेबल देखनी सीख ली, हाँ भाई ये लॉग देखना है, इसका लॉग टेबल में देखा इतना आया। जर्नली केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज़ होते हैं लॉग बहुत ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, लॉग का आज मैं आपको मतलब बताऊँगा, लॉग का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू a की पावर x। इसका मतलब ये हुआ a बेस की x पावर करूंगा तो आंसर आएगा y। जैसे कि 2 की पावर 5, तो आप लोग आंसर लिखते हो 32, तो ये y हो गया, ये a का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। तो log y, किसका log निकालना हो, इस y का, तो यहाँ बेस चाहिए, बेस a ले लिया। इसका मतलब ये होता है कि a की कितनी पावर करूं कि y आए। तो आप a की तो x पावर y के बराबर थी, तो आंसर x आएगा। यानी जब भी मैं किसी का log निकाल रहा हूं तो आंसर हमेशा पावर होता है, यानी कि एक्सपोनेंट होता है। तो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब मैं बेस की पावर रख रहा था तो ये वैल्यू आ रही थी, और log क्या करता है, जब आप इस वैल्यू को दे देते हो और बेस को दे देते हो तो पावर आंसर आने लग जाता है। तो एक्सपोनेंशियल में तो पावर रखो वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू रखो पावर का पता लगेगा। बेस दोनों जगह पता होना चाहिए, कंडीशन सेम है। इसमें भी बेस क्या था, a 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1। यहाँ भी बेस क्या होगा, 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1। सेम यही बेस यहाँ रखा जाएगा, यही तो बेस है। बेस बोलते हैं इसको जिसकी कोई पावर ली गई हो, तो यही चीज़ है। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ, कोई मेरे से यूँ पूछ ले log 32 क्या होगा, और बेस दे दिया 2, इसका मतलब क्या है कि भाई 2 की कितनी पावर करूँ कि 32 आए। मुझे पता है 2 की पावर 5 करो तो 32 आएगा, तो आंसर 5 आएगा, आंसर पावर आएगी। तो लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा होता है बच्चों। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल को बिल्कुल ध्यान में रखें।
तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको आसान लगेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन किस टाइप का बेटा, fx इज इक्वल टू log ऑफ x टाइप का। यहां एक बेस होगा जिसे हमने a लिखा, log ऑफ x। अब वो y को x को सबको भूल जाओ, किस में क्या थे, नए सिरे से बिल्कुल। log ऑफ x, ये एक नया फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। चीज क्या है बच्चों, ये देता क्या है, अभी मैंने बताया ये पावर को देता है। किसी के log का क्या मतलब होता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए log ऑफ, यहां आ गया हमारे पास मान लीजिए 16 और यहां 2। इसका मतलब क्या है, log 16 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेस 2 की, ये वही बेस है बेटा जो एक्सपोनेंशियल में बेस लिया जाता है। ये बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं यहाँ पे, और ये पावर होती है ना, पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो यही बेस चीज़ है, यही चीज़ है ये बेस। तो इसका मतलब ये है, किसी का log लेने का क्या मतलब है, यह हमेशा बेस मेंशन होता है कि किसी बेस की कितनी पावर करूं कि 16 आए। तो बताओ 2 की कितनी पावर करूं कि 16 आए, 4, तो आंसर 4 आएगा। log 16 का आंसर कितना आया, 4। लेकिन अगर कोई मेरे से यूँ दे दे, देखिए log ऑफ यहाँ 16 और यहाँ दे दिया 4, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब बेस 4 है, तो बताइए 4 बेस की कितनी पावर करूं कि 16 आए। तो सभी को पता है 4 की पावर कितनी करो, 2, 4 की पावर 2 16 होता है। तो ऐसा नहीं है कि log 16 का आंसर फिक्स है, नहीं, वो डिपेंड करता है बेस कितना लिया है हमने। तो बेस अगर 2 लिया है तो 4 आंसर आया, 4 लिया तो 2 आंसर आया। तो एक बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी का भी log, ये जो log है इसका ओवरऑल जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एक पावर होती है। किसकी पावर, इस बेस की पावर। कौन सी पावर, इस बेस की वो पावर जिसको रखने पे रिजल्टेंट x आए, रिजल्टेंट x आए। जैसे यहाँ 2 की 4 पावर रखने पर रिजल्टेंट 16 आता है, 4 की 2 पावर रखने पर रिजल्टेंट 16 आता है, इसलिए यहाँ 2 आंसर आ गया, यहाँ 4 आंसर आ गया। तो इसको बेस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी बिल्कुल फिक्स है, fx इज इक्वल टू log ऑफ बेस a x, जहाँ a क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि 1 की पावर, अगर 1 बेस है तो उसकी पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, ये कुछ भी आ ही नहीं सकता, यहाँ x नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, इसलिए 1 को लेते ही नहीं है। यानी वही एक्सपोनेंशियल में जो a था वही एज इट इज़ a यहाँ आएगा बेस बन के, ठीक है बच्चों। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन तो मैं वही कहूँगा कि a जब मैंने पॉजिटिव ले लिया तो उसकी कितनी भी पावर कर लो, इसकी जो वैल्यू है ये x जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसकी डोमेन तो हो गई क्या, पॉजिटिव नंबर, 0 भी नहीं होगा ये, तो इसकी डोमेन क्या होगी बताइए। जब मैंने a पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव नंबर की कितनी भी पावर कर लो, वो वैल्यू x आ रही है ना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी वही 0 से इन्फिनिटी। उल्टा फंक्शन है ना, तो उसकी जो रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, उसकी जो डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी। रेंज मतलब पावर, तो पावर a की नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो इसकी रेंज हो गई रियल नंबर, ये डोमेन और रेंज हो गई इसकी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ के लिए सेम दो केस अराइज हो गए। केस 1 जब a बड़ा हो 1 से, और केस 2 जब a 0 से तो बड़ा हो और छोटा हो 1 से। 1 हो नहीं सकता, a 0 से बड़ा रहेगा। तो चलिए 2 केस बनाते हैं। अब मैं सीधा सीधा ग्राफ बनाऊंगा, जिसने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सीख लिया वो आराम से इस ग्राफ को कर सकता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ इस केस में fx कितने के बराबर रहेगा, ये देखिए। जब इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ। a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा, तो ध्यान दीजिए x बड़ा है 0 से। x जब क्या ले लिया बेटा हमने, 0 से बड़ा, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर ले लिया,
ठीक है, बेस को हमने सीधा भी कर सकते हो आप लोग, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 ये -3। अब जैसे ए बेस है भाई, ए बेस है जैसे 1/2, 1/2 0 से 1 के बीच में है, 2 1 से बड़ा बेस है। तो मान लीजिए बेस हमने 2 ले लिया। अब आप 2 की कितनी पावर करो, इसकी पावर मान लीजिए आप कोई पॉजिटिव नंबर करते हो, इसकी पावर आपने कर दी 2, तो 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 कितना आएगा 12 आएगा, 2 की पावर 4 16 आ गया, सॉरी। तो जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, x मतलब डोमेन, और ये x हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा, तो जैसे जैसे x को बढ़ाओगे इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे x को घटाओगे, जैसे 2 की पावर 1/2 उतना उतना छोटा होता चला जाएगा, 1.414, ऐसे ही 2 की पावर 1/3 ऐसे छोटा होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, किसी की पावर, अगर जैसे मैंने x को 0 रखा, x को कितना रखा बेटा 0 रखा, जब x बराबर 0 है तो बेस चाहे कुछ भी हो, log बेस a 0, क्योंकि ग्राफ में मैं तो सारी वैल्यू रख के देखूंगा। x को 0 रखा बेटा हमने, तो ये बताइए log 0 कितना होगा, परमानेंट आंसर है, बेस चाहे कितना भी हो। इसका मतलब क्या है, a बेस की कितनी पावर लूँ कि 0 आए, a बेस की कितनी पावर लूँ कि 0 आए। अब बताइए किसी की भी पावर कितनी करूँ कि 0 आए, बताओ आ सकता है कभी, क्या ये कभी 0 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। किसी की पावर कितनी भी कर लो 0 नहीं आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। ये चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आपको याद रखनी है। और अगर मैंने x को 1 ले लिया तो log ऑफ बेस a 1, x को 1 लिया है मैंने, a को तो 1 नहीं ले सकता मैं, x को 1 लिया है। अगर मैंने x को 1 ले लिया बेटा, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आंसर क्या आएगा कि a की कितनी पावर करूं कि 1 आए, किसी की पावर कितनी कर दो 0, 1 आएगा। तो ये परमानेंट याद रखिएगा कि log ऑफ 1 बेस चाहे कुछ भी हो हमेशा 0 के बराबर रहेगा। तो यहाँ x को जब 1 रखोगे, x को कितना रखोगे बेटा 1, तो आंसर आएगा 0। x को 1 जब रखोगे तो y की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे 1 से बड़ा रखोगे, तो a खुद 1 से बड़ा है, x आप पावर को 1 से बड़ी रखोगे या x को 1 से बड़ा रखोगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे इसको 1 से छोटा रखोगे, 1 से छोटा रखोगे, तो आप x को 1 से छोटा रखिए। जैसे a हमारे पास मान लीजिए 2 है, log बेस 2, x को 1 से छोटा रखा मतलब 0.5 रखा, 0.4 रखा, मतलब पावर भी छोटी होती चली गई। पावर बोले तो ऐसा कब होगा बेटा, जब ये पावर नेगेटिव हो। जैसे 2 की पावर -3 रखा, 1/2 की पावर 3 यानी 1/8। अब इसका आंसर देखूँ तो 0.1 समथिंग आ रहा है, यानी अगर ये x 0.1 रखा गया तो पावर नेगेटिव है, यानी ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा। जैसे ही x को 1 से बड़ा रखूँगा तो वैल्यू भी बड़ी आएगी, और जैसे ही 1 से छोटा रखा हमने x को, इसका मतलब पावर नेगेटिव थी। पावर यानी कि जो आंसर आ रहा है, पावर यानी कि y, इस वैल्यू को पावर बोलते हैं ना। यहाँ कुछ भी रखूँगा तो इस बेस की कितनी पावर करूँ कि x आए, तो पावर आंसर होता है, तो पावर नेगेटिव आएगी, है ना। जितनी छोटी पावर है उतना ही आंसर छोटा आएगा। ये ग्राफ बन गया log का। कब, जब हमारा a बड़ा है 1 से, a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है। और अगर बेस 1 से छोटा है, सेकंड केस की बात करते हैं, बेस क्या है बेटा 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा, ये भी देखिए। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कब शुरू होता था, जब y 1 था x 0 था। इसमें x 1 होगा y 0 होगा, ये 1 ये 2, ये -1 ये -2, ये 3 ये 4, ये -3, ये -1 ये -2 ये -3। देखिए बेटा इसमें कैसे शुरू होगा, ध्यान से देखिए। फंक्शन है y = log ऑफ बेस a और x। अब ये a जो है ना,
ये 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में। यानी अगर किसी का बेस, जैसे मान लो 1/2 बेस है, अब 1/2 बेस है, उसकी पावर जितनी यहाँ वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये समझ लेना कि पावर उतनी ही नेगेटिव ली जा रही है, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे 1/2 की पावर -6 ले ली तो यानी 1/2 की पावर -6, तो वो बोला जाएगा 2 की पावर +6, आंसर उतना ही बड़ा आएगा। यानी कि सीधी सी बात ये है, जब ये बेस 1 से छोटा होता है तो इसकी पावर यानी कि y की वैल्यू, जो भी ये y आ रही है पावर कहलाएगी। a की पावर y x के बराबर है, क्योंकि जब हम किसी का लॉग सोल्व करते हैं तो पावर आंसर आता है इस बेस की पावर। तो ये जो पावर है, जितनी नेगेटिव लोगे उतनी ही उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। इसका मतलब पावर जितनी छोटी होगी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी इसकी, और पावर जितनी ही बड़ी होगी, पावर को बढ़ा लो, 1/2 की पावर जितनी बढ़ाओगे, 1/2 की पावर 5 करो तो आया 1/32, 1/2 की पावर 6 करो तो आंसर आया 1/64। तो पावर जितनी बड़ी करोगे, a की पावर यानी कि ये y जितना बड़ा करोगे उतनी ही वैल्यू छोटी आती चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा कि जब जब ये नेगेटिव होगा, ये पावर नेगेटिव होगी तो x बड़ा रहेगा, किससे? 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। और जब ये पावर पॉजिटिव होगी यानी y पॉजिटिव होगा, उस वक्त x हमारा छोटा रहेगा, ऐसे जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। इसका ये ग्राफ था, इसका ये ग्राफ बनेगा। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि हमने बेस कितना लिया है। ये a, या a 0 से 1 के बीच में कोई भी बेस हो सकता है, या a बड़ा है 1 से। उसके बाद एक स्पेशल केस की बात करते हैं बेटा, जो आप लोग मैक्सिमम पढ़ोगे उन सभी लोगरिथम्स में ये जो बेस है ये e मिलेगा आपको। लोग बेस x पढ़ोगे, e है ना वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, ये कोई भी नंबर है। इसको नेचुरल लॉग के अंडर लेते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल में आता है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे इसको नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर किसी के लॉग में कोई बेस ना दिया हो, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा और यहाँ 15 लिख दिया, तो समझ लेना कि बेस e है। अगर आप लोगों के कोई भी बेस नहीं दे रखा तो समझ लेना नेचुरल लॉग है और बेस e है। अगर किसी का बेस 10 हो तो उसे कॉमन लॉग कहते हैं। बेस 10 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लॉग पढ़ते हैं हम लोग, कॉमन बहुत कम होता है। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें जो रिजल्ट के तौर पे निकल के आई उसको एक बार डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1, लॉग बेस चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 आ गया तो पहली बात तो ये कि log ऑफ बेस 2 और यहाँ लिख दिया हमने 64। अब इसका आंसर क्या होगा कि भाई बेस 2 की कितनी पावर करूँ कि 64 आए। आप कहोगे सर बेस 2 की पावर कर दो 6, तो आंसर 6 आ गया। यानी log है ना वो पावर देता है, इस बेस की कितनी पावर करूँ कि ये आंसर दे, ये रिजल्टेंट आता है इसका। यानी एक पावर रिजल्टेंट होता है, log का जो रिजल्टेंट है वो पावर है। अब इसको कैसे रीड करूँगा कि a बेस की कितनी पावर करूँ कि 1 आए। अब किसी की पावर कितनी करोगे 1 आए, 0, किसी की भी पावर 0 कर दो 1 आएगा। एक ये चीज़, एक और काम की बात, यहाँ बेस a और यहाँ भी a। अब इसको कैसे देखें कि भाई a बेस की कितनी पावर करूँ कि a आए, तो बहुत सिंपल 1, ठीक है ना, a की पावर 1 a के बराबर होता है। तो जब भी यहाँ दोनों जगह सेम नंबर हो तो 1 आएगा। अगर log e लिखा हो और यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब e ही है, तो ये 1 आता है। एक और बात, जैसे मान लीजिए यहाँ बेस में b दे रखा है, यहाँ a दे रखा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो log a अपॉन log b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। बेस हटा दिया, अब दोनों का बेस हो गया e, नेचुरल बेस हो गया e दोनों का, ऐसे लगा सकते हो। फिर log में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? log ऑफ mn, m गुणा n, ये होगा log m प्लस log n, फॉर्मूला है ये। log ऑफ m बाई n इज इक्वल टू होगा log m माइनस log n।
और log ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। तो प्यारे बच्चों ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। log की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों की तीनों। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो ऐसी वीडियो को और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।